सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम वक्त अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों नामों की लिस्ट आ गई है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते थे और इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है, जबकि केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। वो अब तक रायबरेली में सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभालते आए हैं। 7 चरण के आम चुनाव के 5वें फेज में 20 मई को अमेठी और रायबरेली सीट पर मतदान होगा। ये दोनों ही सीटें परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के पास रही हैं। पहली बार पार्टी ने अमेठी से गैर गांधी परिवार को उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो चुका है। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट एक तरह से राहुल गांधी को विरासत की तरह सौंपी है। और क्या बड़ी वजह है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। राहुल का नामांकन, खत्म हुआ कंफ्यूजन। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। सोनिया ने सौंपी विरासत या चला सियासी दांव। कांग्रेस के दरमियान लंबी दौर की मीटिंग और मंथन के बाद आखिरकार आज रायबरेली और अमेठी को लेकर फैसला हो ही गया। सियासी गलियारों में इसे राहुल गांधी के सेल्फ गोल या सेफ गेम के तौर पर देखा जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले 17 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस रायबरेली से महज 2 बार ही हारी है। पहली दफा तब जब इमरजेंसी के बाद राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ पर्चा भरा, और दूसरी बार तब जब बीजेपी से अशोक शर्मा ने रायबरेली से सतीश शर्मा के खिलाफ पर्चा भरा। अब राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसकी पहली वजह है सोनिया गांधी ने रायबरेली के रूप में विरासत सौंपी है। दूसरी वजह है 2019 में अमेठी की जनता से धोखा खाया है। तीसरी वजह है मां की सीट रायबरेली से इमोशनल लगाव। और चौथी वजह है 1980 से गांधी परिवार रायबरेली नहीं हारा। कांग्रेस का तर्क है कि रायबरेली से उनका इमोशनल लगाव है, तो वहीं एक और सवाल ये भी कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। इसकी पहली वजह है परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए फैसला लिया गया, जबकि दूसरी वजह है एक परिवार के 3 लोग संसद में नहीं दिखना चाहते। तीसरी वजह है राहुल ने प्रियंका की पार्टी संगठन में भूमिका तय की है। चौथी वजह है प्रियंका गांधी देश भर में प्रचार के लिए ज्यादा वक्त दे सकेंगी। मौजूदा चुनाव कांग्रेस और देश के लिए काफी बड़ा चुनाव है। देश ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। विकास की धुरी पर महंगाई चाबुक चला रही है। ऐसे में चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आइए अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने रायबरेली को लेकर आखिर किस तरह से फैसला लिया। अंदर की खबर यह है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी। प्रियंका ने पहला सियासी भाषण रायबरेली में ही दिया था। रायबरेली शुरू से ही कांग्रेस की सेफ सीट रही है। रायबरेली से राहुल का चुनाव लड़ना तय हो गया। पिछली बार अमेठी से हार गए थे राहुल गांधी चुनाव। रायबरेली से राहुल की जीत सुनिश्चित मानी गई। लिहाजा जीत के बाद राहुल ने रायबरेली छोड़ा तो प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगी। जी हां, कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी को लेकर काफी सोच समझकर फैसला लिया है। अब देखना अहम होगा कि 4 जून को नतीजों के बाद कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो राहुल गांधी ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली से लड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे की बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं। हमारे साथ भी आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर, जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु भट्ट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सेल्फ गोल या सेफ गेम, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया? सुनील जी, सेफ गेम ही कहेंगे। और हम लोग सुबह से इसलिए चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ अब बात हो रही है। लेकिन पार्टी की दृष्टि से कहें, परिवार की दृष्टि से कहें और बाहरी पर्यवेक्षक की दृष्टि से भी कहें तो सेफ सीट, चूंकि रायबरेली 52 से फिरोज गांधी के समय से
यहाँ बीच पे आए, परिवार के लोग भी आए, अरुण नेहरू हुए, सतीश शर्मा भी जो क्लोज फ्रेंड थे, ऐसे लोग भी आए, लेकिन रायबरेली अधिकांश गांधी परिवार के ही छत्र छाया में रहा। बीच में उसको छोड़ दे राजनारायण जी को या एक बार बीजेपी के नेता आए, इसलिए इस बार ये हुआ सोनिया गांधी के छोड़ने के बाद, राज्यसभा में जाने के बाद। और लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा, चूंकि इसके पहले हम लोग ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, तो मैं उसके बाद अपनी बात पूरी कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वाक है, न बीजेपी के लिए न कांग्रेस के लिए, अमेठी को भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ठीक है, जो चुनाव लड़ता है, जो खेल के मैदान में मुक्केबाजी के लिए, बॉक्सिंग के लिए जाए या हॉकी के लिए जाए, वो तो सोचता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। हम और आप जब सबसे नंबर 1 होना है, डिबेट के लिए भी कोई जाता है तो सोचता है ना कि डिबेट में मैं नंबर 1 रहूंगा। डिबेट मतलब स्कूल, कॉलेज डेज, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी के लिए भी चुनौती, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि अपने आप बीजेपी का कैंडिडेट भी स्ट्रांग है, पहले से वो कांग्रेस ही रहा है, वो घर की बातें कांग्रेस के घर घर के लोगों को वो भी जानता है। वो तो 5 साल कुछ साल पहले ही बीजेपी में आए हैं, विधान परिषद में रहे, मंत्री रहे, तो इसलिए वो भी है। उसी तरह स्मृति ईरानी जी भी मान रहे हैं, लेकिन किशोर लाल शर्मा वो ठीक है, नेता नहीं है इसलिए केवल, लेकिन उनका जो संपर्क रहा है लोगों से, तो उसको भी नजरअंदाज। हाँ, स्मृति ईरानी जी, प्राइम मिनिस्टर माने नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी सब यही कहेंगे कि हम जीते हैं, ये पूरा अब तो पूरा मैदान साफ हो गया। उनकी पार्टी की तरफ से तो यही कहा जाएगा ना। लेकिन हम और आप तो ये कहते हैं कि चुनाव 4 जून को कहेंगे, क्योंकि हमने आपने, मैं भविष्यवाणी में विश्वास ज्यादा नहीं करता, जो होती है ज्योतिष की या सट्टे बाजार की। आज कितना मार्केट गिर गया, शेयर बाजार 3 लाख करोड़। मैं यदि पैसा मैंने कोई लगाता नहीं हूँ कभी, वरना तो हम भी डूब जाते। इसलिए मेरा मानना है कि हम शेयर बाजार की तरह नहीं कहेंगे। चुनाव अंतिम क्षणों में 5 वोट से भी जीत हार हो सकती है, बिल्कुल, कितना ही बड़ा हो। उसके बाद हमने कभी सोचा नहीं था, मैं तो 77 में गया हूँ इसी रायबरेली में, तब भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इंदिरा जी हार सकती है क्या। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा कठिन चुनाव है ही, और लेकिन हाँ, पूरी ताकत लगाएगी। सर्वाइवल का सवाल है कांग्रेस के भविष्य के लिए और गांधी परिवार के भविष्य के लिए। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे हैं आलोक जी भी कि ये एक कांटे की टक्कर जरूर रहेगी, क्या कांग्रेस के पास कोई काट नहीं थी? क्योंकि स्मृति ईरानी के अगर बैकग्राउंड की भी हम बात करें तो अचानक से वहां पर चीजें सेटल नहीं हुई, उनका भी एक बड़ा स्ट्रगल रहा है वहां पर, वो लगातार एक्टिव रही हैं और वहां के जो वोटर्स हैं उनमें पैंठ बनाने की कोशिश की गई है, और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए एक लंबी यात्रा रही है। क्या उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी कांग्रेस के पास नहीं थी? वो वहां के वोट बैंक को साधने में नाकामयाब दिख रहे थे, या फिर क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, स्मृति जी पहली बारी 2014 में, उन्हीं का एग्जाम्पल लेके हम करेगा। 14 में हारी, उन्होंने वहां जाना बंद नहीं किया, तो जाके 2019 में वो 5% 6% वोट से जीती, और उसके बाद भी निरंतर जाती रही। स्मृति ईरानी जी के 2014 से 2024 के बीच में अमेठी क्षेत्र के जितने प्रवास हुए, उससे 1/4 भी क्या राहुल गांधी ने वहां पर जाके लोगों की बातें सुनी? नहीं सुनी। तो देखिए, लोगों से आप जाके जहां तक मिलोगे नहीं, उनके संपर्क नहीं करोगे, उनको बताओगे नहीं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अभी हम बाइक चला रहे थे यही प्रोग्राम में ब्रेक से पहले, स्मृति जी लोगों को समझा रही है कि हम लखपति दीदिया यहाँ से इतनी आएगी, ये इतना होगा जो आप कमर पे वोट दबाओगे। तो देखिए, ये काम तो करना पड़ता है, कितना भी बड़ा नेता हो। फिर हम समझे कि भले ही ये हमारे फैमिली की रियासत है, विरासत है, और हमें तो यहाँ कोई हरा नहीं सकता। जब ऐसा सोचने लगोगे आप, तब आप हार जाओ। और यही बात अमेठी के अंदर राहुल गांधी के साथ में हुई है। 6% वोट से वो हारे हैं, और अब जाके वो रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उसके मुकाबले जब जो दूसरे उम्मीदवार जो कांग्रेस के आए हैं, फर्स्ट फैमिली के बहुत नजदीकी है, बराबर है, फाइट होगी, मगर क्या वो 6% का मार्जिन भी रख पाएंगे? नहीं, वो अब बढ़ के 8 से 10% हो जाएगा, क्योंकि वो जो कनेक्ट है, देखिए राहुल गांधी के नाम का भी एक कनेक्ट है, स्मृति ईरानी जी के नाम का भी एक कनेक्ट है। लोग अभी से कहने लगे हैं कि राहुल जी नहीं लड़ रहे अमेठी में, तो अब तो मुकाबला ही नहीं रहा। अभी ऐसा कहने वाले 100 में से 50 लोग भी अगर वोट देने न जाए तो वोट किसके जाएंगे? जी।
देखिए ये समझने की बात है और धरातल पर ये चीजें अक्सर होती है। और इसीलिए जब विरासत की सीटें बोलते हैं ना हम, तो विरासत को भी आपको सींचना पड़ता है, वरना आपकी विरासत भी 2 पीढ़ी में खत्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि अगर आपकी विरासत है तो भी आपको उस पर दम लगाना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, तभी जाकर वो ग्रो होगी। उसको हम आगे के भविष्य के तौर पर देख सकते हैं। आलोक जी, जिस तरीके से अभी हिमांशु जी भी कह रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी का एक्टिव न रहना, स्मृति ईरानी का एक तरीके से हम दबदबा कहेंगे क्योंकि वो लोगों के बीच में रही हैं, ये एक फैक्ट तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ अंतिम समय तक अपने पत्ते नहीं खोले कांग्रेस पार्टी ने। केवल कयास ही लगाए जाते रहे कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये जो कार्यकर्ताओं के मन में वहां पर कश्मकश की स्थिति है, क्या इसका भी एक ड्रॉबैक नजर आ सकता है आने वाले टाइम में? तो जी ये देखिए, ये तो सही है कि संगठन है नहीं, पार्टी अपनी विरासत या जैसे कह सकते हैं पुराना हमारा नाम, ब्रांडिंग हमारी चल रही है। ऐसा ब्रांड होता है ना, भाई हमारा ये ब्रांड है टूथपेस्ट, तो ये चलेगा ही, उसमें भी सेल्समैन तो वहाँ जरूरत होती है। और इसलिए मैं इससे बात से सहमत हूँ कि वहाँ थोड़ी दिक्कत ये होगी। लेकिन मैं फिर से जोड़ूंगा, प्रियंका गांधी रायबरेली में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का हाथ पकड़ के भी गई। तो प्रियंका गांधी ने जब ये अनाउंस किया है, अमेठी में ही कर दिया कि मैं 2 दिन बाद यहाँ आकर के यहीं पर रहने वाली हूँ, किशोर लाल जी के लिए काम करूंगी। और अमेठी और रायबरेली में कुछ ऐसी नहीं है, आप इधर से जाएंगे आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। आजकल तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई है वहाँ। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों जगह प्रियंका जी ही वो कमान को संभालेंगी। वो सोनिया जी के लिए भी काम करती थी, अमेठी में इनके लिए भी करती थी। तो राहुल जी का पूरा नहीं रहना जरूर एक है, लेकिन वो कब क्या करेंगे राहुल जी, ये ठीक है कि लोगों के बीच में, जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ज्यादा सफर, प्रियंका जी भी बीच में चूंकि परिवार का समस्या हो या अपने बच्चे भी उनके हैं और दूसरे देश भर की जिम्मेदारी है, वो महासचिव यूपी की रही तब भी सारी सीटें हार गए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि उनसे होगा, लेकिन कोशिश, मैं इसीलिए एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देता हूँ कि आपको देखना होगा कि हाँ प्रियंका रहेंगी और पार्टी के लोग, अशोक गहलोत यदि आज गए हैं, संगठन के आदमी हैं, कुछ और जाकर के मदद करने जाएंगे, तो इसलिए कोशिश पूरी पार्टी करेगी कि रायबरेली विरासत की तरह से वो सेफ आ जाए। और इसलिए प्रियंका काम करेगी कि जब वो वायनाड, मैंने दोनों के बाद 6 महीने में आपको फिर से छोड़ना होगा एक सीट, उसमें संभावना, और जो अभी भी अपने कई चैनल्स हमारे साथी भी बोल रहे हैं रायबरेली के, तब संभव है कि राहुल गांधी वायनाड को ही चुने, दक्षिण का किला वो संभालें और प्रियंका रायबरेली से खुद भी चुनाव लड़ लें। अमेठी में क्या होगा ये तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्यादा संभावना स्मृति को हराना बहुत ही कठिन होगा किशोर लाल जी के लिए, जब तक कोई बड़ा जादूगर काम ना हो। ऐसी स्थिति में प्रियंका जी यहाँ से ही फिर से लड़ सकती है, या किशोर लाल जीते तब भी तो इनको यहाँ लड़ना होगा यदि राहुल गांधी छोड़ते हैं। हाँ, राहुल गांधी यदि अमेठी में ही रहना चाहें, वायनाड को छोड़ें और वहां भी किसी अपने वेणुगोपाल तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता उनकी कोई रणनीति। देखिए, जो परिवार के हैं वहां पार्टी में भी विचार नहीं होता कतई। मैं इस पार्टी को जानता हूं जहां, और खास करके सोनिया जब से आई हैं, पहले राजीव जी तो कई लोगों से पूछते थे, सोनिया जी भी पूछती है, लेकिन राहुल गांधी के अलग पोट्री है, 2-4 उनसे बात करते हैं, या परिवार में ही झगड़ा होता है कौन क्या संभाले। झगड़ा मतलब परिवार में बहस होगी, कुछ चर्चा होगी, और इसलिए फैसला हुआ प्रियंका गांधी लड़ सकती थी रायबरेली से और तुरंत अच्छे वोट से जीत सकती थी। लेकिन एक ब्रेक कहा गया कि आप अभी पहले पूरा प्रचार करें। जयराम रमेश ने तो लेटर जारी कर दिया था, जो आज हमारे चैनल पे थोड़ी देर पहले बताया गया कि उन्होंने तो कहा था कि वो चूंकि देश भर का प्रचार करेगी इसलिए नहीं लड़ रही है। लेकिन अब देखिए, अब तो आ गया कि खुद प्रियंका कह रही है कि मैं तो यहीं रहूंगी और चुनाव का काम करूंगी, तो वो देश भर में वो नहीं जाएंगी। राहुल गांधी हो सकता है देश भर में घूमे, प्रधानमंत्री तो उनको बनना है, लेकिन यूपी की 17 सीट के बल पर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, चलिए 17 ही जीतने वाले हैं तभी, मतलब मैं तो नहीं मानता, क्योंकि 5 सीटें जीते वो बहुत है। अखिलेश यादव भी इनको 2-4 सीटों से ज्यादा जिताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो अपनी सीटें जिताएंगे, डिम्पल यादव जिताएंगे, अपने परिवार के 5 लोग खुद भी जीतेंगे। वो राहुल गांधी के लिए थोड़ी कहेंगे कि हम आपकी 17 सीट जिता देंगे, इसलिए उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो उनका रहेगा ही। बिल्कुल। आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और उसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं रायबरेली के रण में कौन कौन है, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और
दिनेश प्रताप सिंह पर दांव बीजेपी की तरफ से खेला गया है। रायबरेली के रण में ये दो चेहरे अब सामने हैं, क्योंकि लगातार मंथन चला कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसको मैदान में उतारा जाए, और आखिरकार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी छोड़कर इस बार राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली की कमान संभाल सकते हैं, रायबरेली के रण में उतर सकते हैं, और हुआ भी वही, क्योंकि अब जो है अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर रायबरेली पर फोकस किया गया है। और अमेठी की जंग में स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं और किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। तो अमेठी की ये जंग जो है वो भी इस बार बहुत दिलचस्प है। जिस तरीके से लगातार आलोक जी भी जिक्र कर रहे थे कि कांटे का मुकाबला जरूर वहां पर देखने को मिलेगा, और अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीट्स पर किस किस पर दांव खेला गया है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार रण में होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है इस पर, जरा सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। मेहमानों, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। तो बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार इसको लेकर तंज भी कसा जा रहा है, निशाना भी साधा जा रहा है कि आखिरकार क्यों अमेठी की सीट राहुल गांधी ने छोड़ी है, ऐसा क्या डर था। ये बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, और उसी अंदाज में स्मृति ईरानी भी कहीं ना कहीं ये सवाल करती हुई दिखी कि हार की का जो डर है, बौखलाहट है, वही कहीं ना कहीं वजह रही है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उससे भी कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश जो है वो हो रही है रायबरेली के जरिए, और देश की राजनीति में पैठ बनानी है तो फिर उत्तर प्रदेश को तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसको इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि रायबरेली में इसलिए उतरे हैं राहुल गांधी कि एक उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल कंसंट्रेशन हो सके। जी बिल्कुल, जैसा अभी हम इस बातचीत से पहले कह रहे थे, मैं भी ये मानता हूं कि यदि आपको प्रधानमंत्री पद की अभी नहीं 2029 के लिए भी मान लीजिए वो पद है, तो उत्तर प्रदेश में उपस्थिति गांधी परिवार के एक सदस्य जिनकी महत्वाकांक्षा या पार्टी की महत्वाकांक्षा हो, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है सोनल जी, किसी भी लीडर को किसी भी लड़ाई में किसी कैप्टन को फ्रंट से लड़ना पड़ता है। यदि वो आज उनके जो बहुत ही समर्थक हमारे पत्रकार संपादक मित्र हैं और भी जो उनके जिसको कह सकते हैं कि जो भाजपा के बहुत ही कट्टर आलोचक है, वो भी ये बात मानते हैं कि देखिए फ्रंट से तो लड़ना पड़ेगा चाहे हार जाए,
मैं नहीं कह रहा हूँ पराजित हो रहा। अरविंद केजरीवाल कितने वो जेल में है बेचारे, लेकिन उस समय भी वो वाराणसी लड़ने तो चले गए थे ना। उसके बाद उन्होंने अपना एक कद बनाया, सब जगह चैनल में आने लगा क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो एक दिल्ली की मेयर जैसी कुर्सी होती है देखा जाए तो, उस कुर्सी पर वो जो थे उसके बाद भी वो लड़े, तो एक अपनी इमेज बनाई। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि कोशिश उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां सीटें होती है, बिहार में सीटें होती है जी। उसमें उपस्थिति के लिहाज से रायबरेली जीते वो तो अच्छा है, लेकिन बेहतर यही होता कि वो स्मृति जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा के लड़ते, तो लड़ाई में मजा आता। लड़ाई तो यहाँ भी है, लेकिन ये और इससे एक मैसेज हो सकता है आसपास। ये सही है कि अभी भी बीजेपी भी बात को समझती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सीटों को लेकर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। राहुल के रहने से और ये एटमॉस्फेयर जिसको वो हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर पता आप पर, हम पर, सारे मीडिया वर्ग पर ही एक खास ये मीडिया मैनेजमेंट है। उनका मीडिया मैनेजमेंट भी ये है कि देखिए अब तो बस प्रधानमंत्री बनने वाले। सुबह कई जगह सभाओं में मैंने जो उनके जुलूस जो उनके समर्थक निकाल रहे थे वो यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए हम इनको वोट देंगे। तो एक लॉलीपॉप तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप आएंगे स्कूल बच्चे तो तुम्हारे इतना तो मिलेगा ही, चाहे कुछ ना हो, प्रधानमंत्री बनेगा तो तुम्हारा भला होगा। तो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको राहुल का चेहरा, प्रियंका का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने में उत्तर प्रदेश में और बिहार में सुविधा हो। हिमांशु जी, इसी के साथ साथ इस फैक्टर के साथ साथ एक क्या उत्तर और दक्षिण की जो एक खाई है उसको पाटने की कोशिश भी हो रही है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि एक टैग तो कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखता है कांग्रेस पार्टी पर दक्षिण का, तो क्या उत्तर में अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, ये एक कोशिश दिखती है इस फैसले से? प्रयत्न तो है, लॉलीपॉप तो दिखाया गया है, मगर मुझे आप ये बताइए कि 80 बैठकों वाले राज्य के अंदर जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम उनकी पार्टी सिर्फ 17 सीटों के ऊपर कंटेस्ट में आई थी अलायंस के नाम पे, युति के नाम पे। तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा उत्तर से कैसे आएगा? और जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि साउथ में लोग कांग्रेस के साथ है, पिछले चुनाव में भी मैं बता दूं 2019 के अंदर भी 135 में से सबसे ज्यादा 29 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों में से भाजपा को मिली थी, जबकि कांग्रेस को तो एक सीट कम मिली थी। क्या इस बारी कांग्रेस अपने बलबूते पर वो जो दक्षिण की 135 सीटें हैं उसमें से आधी से ज्यादा ला पाएगी? 4 जून को हमें पता चलेगा किसकी कितनी सीटें आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कहने के लिए बहुत कुछ होता है, नैरेटिव बनाने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर धरातल पे आप देखें, जैसे आप वायनाड की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसमें से बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। वायनाड में 2019 के अंदर राहुल गांधी को 68% वोट मिले थे कुल मतदान के। उनके सामने सीपीआई के कैंडिडेट को 25% मिले थे। ये यूटी बनाम यूटी, और इस बारी तो ये दोनों एक साथ में है, फिर भी आमने सामने लड़ रहे हैं। और केरल के मुख्य प्रधान ने, लेफ्टिस्ट मुख्य प्रधान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि इस बारी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। और वायनाड के अंदर तीसरा उम्मीदवार यानी कि भाजपा का उम्मीदवार वहां पर नहीं था, जबकि उस वक्त भी केरल के अंदर 12% भाजपा का वोट था। अभी आप ये समझ के चलिए कि इस बारी अगर मिनिमम मान के चले 10 से 12% भाजपा के वोट, और एनी राजा दमखम लगा के चुनाव लड़ी है राहुल गांधी के सामने, तो क्या राहुल गांधी का वोट प्रतिशत जो 68% था वो रह पाएगा? देखिए, इस पर से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है दक्षिण बनाम उत्तर, ये खाली परसेप्शन है, क्योंकि आपको आपकी तुष्टीकरण की राजनीति चलानी है, और ऐसा परसेप्शन बनाना ये आपके लिए अच्छा है कि जिसकी वजह से एक तरफ का वोट कंसोलिडेट हो जाए। और यही बात कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। मेरा तो सवाल है कि क्या वेणुगोपाल जो चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, वेणुगोपाल अपनी सीट पे जीत पाएंगे? 4 जून को वो भी पता चलेगा हमें। शशि थरूर जो पिछले 3 वक्त से बहुत आसानी से जीतते आए हैं, क्या वो तिरुवनंतपुरम की सीट आराम से निकाल पाएंगे? वो खुद ही कह रहे हैं इस बारी तो
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चुनौतियां बहुत सारी हैं, अब चुनौतियों से पार कैसे पाती है कांग्रेस पार्टी, ये समय बताएगा, उनकी रणनीति बताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर।